आज हम सब यूपीएससी मेंस 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। आखिर आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना चाहिए ताकि आपको हर एक जीएस पेपर में 100 प्लस मार्क्स इजीली आ जाए। बाय द वे, हमने सारे जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक का डिटेल आंसर बताया है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। हर एक क्वेश्चन को टू द पॉइंट बताने का कोशिश किया गया है। आखिर एग्जैक्टली आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना चाहिए। यदि इस तरीके से आप लिखते हैं तो अवश्य आपको बेहतरीन मार्क्स आएंगे। इस वीडियो में हम सब जनरल स्टडी पेपर 1 हिंदी मीडियम के लिए बनाए हैं। यदि आपको इंग्लिश मीडियम के लिए डिटेल आंसर चाहिए तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, जिसमें हमने चारों जीएस पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। यह सारा पेपर यूपीएससी के एक्सपर्ट के द्वारा सॉल्व किए गए हैं। ज़्यादा समय ना गवाते हुए अब हम सब डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीएस पेपर 1 यूपीएससी 2021 फॉर हिंदी मीडियम। लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, यदि आपको 1979 से लेकर के 2021 तक के मेंस के चारों जीएस के डिटेल्ड सॉल्यूशंस चाहिए तो आप यह बुक अवश्य डाउनलोड कर ले। यह बुक दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश एवं हिंदी। इस बुक में टू द पॉइंट सॉल्यूशंस बताने का कोशिश किया गया है और जो इसमें सॉल्यूशन बताए गए हैं वो यूपीएससी के वर्ड लिमिट के अनुसार बनाए गए हैं। बेहद डिटेल में सॉल्व किया गया है। जिस प्रकार यूपीएससी को आंसर का डिमांड है उसी प्रकार का आंसर इस बुक में प्रस्तुत किया गया है। एंड बाय द वे, यह बुक एक्सआईएएस और रिनाउंड डीयू प्रोफेसर के मार्गदर्शन में बनाया गया है। आशा करते हैं आप इस बुक को डाउनलोड करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1. भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भक्ति साहित्य एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है जो 8वीं शताब्दी से शताब्दी तक चला। यह स्थानीय भाषाओं के उपयोग और सामाजिक रूप से समावेशी दृष्टिकोण की विशेषता थी। भक्ति साहित्य की प्रकृति इस प्रकार है। 1. भक्ति शंकरदेव के कीर्तन घोष, वैष्णव भक्ति गीत, तिरुमुरेस, शिव की स्तुति में तमिल गीत आदि। 2. गैर सांप्रदायिक भक्ति कविताओं में राधा श्याम को सीताराम के समकक्ष माना जाता है। 3. अंतर क्षेत्रीय अपील अवध में लिखी गई रामचरितमानस और हनुमान चालीसा ने देश भर में लोकप्रियता हासिल की। 4. अंतर धार्मिक सद्भाव बाबा फरीद की सूफी कविता को सिखों के धार्मिक सिद्धांतों में शामिल किया गया था। 5. अपरंपरागत दृष्टिकोण गुरु नानक ने अपनी कविताओं में अनावश्यक अनुष्ठानों और तीर्थयात्राओं की निरर्थकता की बात की। 6. अभिजात्यवाद के खिलाफ भक्ति साहित्य में क्षेत्रीय बोलियों जैसे गैर कुलीन तत्वों के उपयोग, जातियों और जातियों को शामिल करने, अनुष्ठान विरोधी, ईश्वर के प्रति सम्मान पर प्यार पर जोर दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में भक्ति साहित्य का योगदान। 1. भाषाई विकास मराठी, पंजाबी और इसकी लिपि गुरुमुखी, असमिया आदि का विकास तुकाराम, सिख गुरुओं, शंकरदेव आदि संतों के प्रयासों के कारण हुआ। 2. प्रयासों के कारण इस्लाम का भारतीयकरण हुआ। सूफी संतों की, उदाहरण के लिए निजामुद्दीन औलिया, रहीम आदि का योगदान। 3. संगीत और नृत्य कीर्तन, कव्वाली में भक्ति गायन के लिए भक्ति साहित्य का उपयोग, भक्ति नृत्य जैसे सत्तारिया आदि। 4. दार्शनिक विकास माधवाचार्य द्वारा पोस्ट वेदांत विचारों का पता लगाया गया था, उनके द्वैत रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्ट अद्वैत आदि में। 5. विभिन्न संतों की आत्मसात विविध धार्मिक विचारों ने धर्म में वृद्धि को बढ़ावा दिया। 6. सिख धर्म कबीरपंथ आदि संप्रदायों का उदय। हालांकि भक्ति साहित्य की भी निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। 1. धार्मिक और दार्शनिक विचार रूढ़िवाद से विराम का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। 2. यह लोगों में कोई राजनीतिक जागृति पैदा करने में विफल रहा। 3. इसने भक्ति के विचारों के माध्यम से दास्ता को बढ़ावा दिया और पदानुक्रमित सामाजिक संरचना के आधिपत्य को बनाए रखा। भक्ति साहित्य ने सामाजिक और राजनीतिक दमन की परिस्थितियों में जनता को राहत की सांस दी। संगीत से लेकर दर्शन और भाषा तक सांस्कृतिक प्रभाव विविध था। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2.
यंग बंगाल और ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उदय और विकास का पता लगाएं। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय न केवल भारत में ब्रिटिश राजनीतिक वर्चस्व की स्थापना के बाद, बल्कि औपनिवेशिक शासन की प्रतिक्रिया के रूप में भी हुआ। युवा बंगाल और ब्रह्म समाज इन सुधारवादी आंदोलनों के दो महत्वपूर्ण बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उदय और विकास को निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है। 1. आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षित कुलीन वर्ग के लोगों ने धार्मिक सुधार आंदोलनों की रीढ़ प्रदान की। उदाहरण के लिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। 2. फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित क्रांतिकारी बौद्धिक आंदोलन डेरोजियो के तहत यंग बंगाल आंदोलन के रूप में उभरा। इसने आहार और सामाजिक अंतःक्रियाओं पर रूढ़िवादी प्रतिबंधों को चुनौती दी और स्वतंत्र सोच, तर्कसंगतता को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार और आदर्शों पर सवाल उठाया। 3. शिक्षा की वैकल्पिक प्रणाली के प्रसार में मिशनरियों का कार्य महत्वपूर्ण था, जो जल्द ही मुख्यधारा बन जाएगा। 4. स्थानीय संस्कृति को समझने के लिए प्राच्यवाद का अनुसरण किया गया, लेकिन जल्द ही इसने औपनिवेशिक वर्ग और इसकी संस्कृति की श्रेष्ठता के सामने देशी परंपराओं के प्रति विरोध और घृणा पैदा कर दी। 5. भारतीय समाज के एकेश्वरवाद और सांस्कृतिक पिछड़ेपन जैसे विचारों के आधिपत्य ने रीति रिवाजों, महिलाओं की स्थितियों आदि के बारे में सार्वजनिक संस्कृति में नए मानदंडों के निर्धारण का मार्ग प्रशस्त किया। 6. व्यक्तिगत सुधारवादियों के लिए औपनिवेशिक समर्थन, समृद्ध जमींदारों और अंग्रेजों के बीच सामान्य वर्ग हित, डेरोजियो के यंग बंगाल के प्रभाव के माध्यम से बहस के एक सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण ने 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उदय को पूरा किया। सामाजिक धार्मिक सुधार औपनिवेशिक निर्णय और देशी पिछड़ेपन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। आंदोलन का उदय और पतन हुआ, लेकिन समाज और विचारों के सार्वजनिक क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव पड़ा। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3. भारतीय रियासतों की एकीकरण प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों और सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर रियासतों का भारत में एकीकरण भारत के स्वतंत्र गणराज्य के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण अंतिम कदम था। लेकिन परिस्थितियों, मुद्दों और आकांक्षाओं में अंतर ने ऐसी कठिनाइयां पैदा की जिन पर सख्त ध्यान देने की आवश्यकता थी। निम्नलिखित प्रशासनिक मुद्दों ने रियासतों के एकीकरण में बाधा उत्पन्न की। 1. प्रादेशिक निकटता या इसकी कमी, जैसे पटियाला, कपूरथला आदि में जिन्हें PPSU या जम्मू और कश्मीर में जोड़ दिया गया था, जिनकी कनेक्टिविटी रेलवे के बाधित होने और क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कों के कारण खतरे में थी। पाकिस्तान। 2. ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति ने संप्रभुता की कमी पैदा कर दी। 3. अवशिष्ट शक्तियाँ, रियासतों ने केवल विलय के साधन में उल्लिखित अधिकारों को आत्मसमर्पण किया और शासकों के रूप में प्रशासनिक भूमिकाएं बरकरार रखीं। 4. अधिकार बनाम लोकप्रिय इच्छा का प्रश्न वैध निर्णायक कारक के रूप में विभाजित राय, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में। 5. रियासत के विशेषाधिकार, रखे जाने वाले विशेषाधिकारों की सीमा, मुआवजे की प्रकृति और राजकुमारों के बीच पदानुक्रम, प्रिवी पसादी विवाद के बिंदु थे। 6. पद्मनाभ स्वामी मंदिर और उसकी संपत्ति के प्रबंधन में त्रावणकोर जैसे राजाओं की धार्मिक भूमिका जटिल समस्याएं थीं। भारतीय रियासतों के एकीकरण में निम्नलिखित सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं मौजूद थीं। 1. हैदराबाद में किसान असंतोष की समस्याएं थीं। उदाहरण के लिए तेलंगाना आंदोलन। 2. जम्मू कश्मीर में राजा के खिलाफ सामाजिक असंतोष और आर्थिक स्थिति में सांप्रदायिक विभाजन था। 3. हैदराबाद के तेलुगु भाषी भागों और उर्दू भाषी और मराठी भाषी क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक अंतर था। 4. एकीकृत किए जाने वाले क्षेत्रों जैसे बड़ौदा और सौराष्ट्र क्षेत्र की अन्य रियासतों के बीच आर्थिक विभाजन था। भारतीय रियासतों का एकीकरण विविध आकांक्षाओं वाले विविध लोगों के प्रशासनिक राज्य कौशल और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण का प्रतीक है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4. हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट में भूस्खलन के कारणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भूस्खलन मलबे, पृथ्वी या चट्टान के द्रव्यमान की गति है,
जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की ओर खिसकती है। हिमालय और पश्चिमी घाट पर भूस्खलन एक आम समस्या है, हालांकि दोनों के कारक अलग अलग हैं, जैसा कि निम्न तालिका में देखा गया है। पश्चिमी घाट 1। पश्चिमी घाट क्षेत्र में भारी खनन गतिविधियां भूस्खलन का एक प्रमुख कारक है। 2. बस्तियों के लिए वनों की कटाई और सड़क निर्माण के लिए कटाई। 3. मानवजनित गतिविधियों ने विषम ढलानों को जन्म दिया और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और बारिश के कारण ऊपर की सामग्री नीचे आ जाती है। 4. सघन क्षेत्रों में भारी वर्षा का संकेंद्रण। 5. पवनचक्की परियोजनाओं के कारण पहाड़ों पर भारी दरारें पड़ गई हैं, संरचनाएं ढीली हो गई हैं। 6. उदाहरण के लिए रत्नागिरी, सतारा, इडुक्की आदि। 1. हिमालय युवा हैं, नाजुक पहाड़ अभी भी बढ़ रहे हैं, इसलिए प्राकृतिक भूस्खलन के लिए अतिसंवेदनशील हैं। 2. पहाड़ों में तलछट समेकित नहीं है और ढीली है। 3. प्लेट के ऊपर जाने के साथ विवर्तनिक गतिविधि होती है जो अस्थिरता का कारण बनती है, इसलिए भूस्खलन शुष्क मौसम के दौरान भी हो सकता है। 4. हिमालय में खड़ी और तेज ढलान इस क्षेत्र में भूस्खलन के प्रमुख कारक हैं। 5. हिमालय में मानवजनित कारकों में शामिल हैं झूम की खेती, वनों की कटाई आदि, जिससे भूस्खलन होता है। 6. उदाहरण के लिए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग आदि। मानवजनित गतिविधियों के कारण हाल के वर्षों में भूस्खलन एक चुनौती के रूप में बढ़ा है। इस आलोक में सतत विकास नीतियों के साथ साथ स्वदेशी ज्ञान का लाभ उठाया जाना चाहिए। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण की जांच की जानी चाहिए। कस्तूरीरंगन, माधव गाडगिल रिपोर्ट की सिफारिशों और भूस्खलन पर एनडीएमए के दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 4. 5. भारत गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद इसका खनन उद्योग प्रतिशत में अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बहुत कम योगदान देता है। चर्चा करना। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भारत गोंडवानालैंड का एक हिस्सा होने के नाते कोयला, लोहा, अभ्रक, एल्यूमीनियम आदि जैसे खनिज संपदा से समृद्ध है। हालांकि भारत का खनन क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 2.2% से 2.5% का योगदान देता है। कम योगदान के कारण इस प्रकार हैं। 1. खनिज वनाच्छादित आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं। कल्याण के लिए जनादेश वाली लोकतांत्रिक राजनीति खनिज शोषण और आदिवासी विकास की परस्पर विरोधी प्राथमिकता पैदा करती है। 2. एकाधिक मंजूरी और कानूनी बाधाएं। खनन क्षेत्र कई मंजूरी की आवश्यकता से ग्रस्त है, जो इस क्षेत्र को अलाभकारी, लाभहीन बना देता है। उदाहरण के लिए पर्यावरण वन मंजूरी। खनन क्षेत्र भी विभिन्न कानूनी घोषणाओं के लिए अतिसंवेदनशील है। उदाहरण के लिए कोयला ब्लॉक आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कोयला खनन उत्पादन को प्रभावित किया। 3. उच्च शुल्क। भारत में खनन क्षेत्र अन्य खनन क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक शुल्क के अधीन है। उदाहरण के लिए उच्च रॉयल्टी, दोहरा कराधान इत्यादि। 4. खराब अन्वेषण। अत्यधिक प्रतिबंधित लाइसेंसिंग व्यवस्था निजी खिलाड़ियों को खनिज अन्वेषण में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। 5. पीएसयू का एकाधिकार। पीएसयू के एकाधिकार के कारण खनन क्षेत्र परिसंपत्तियों के अनुत्पादक उपयोग की समस्या से ग्रस्त है। उदाहरण के लिए कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया का एकाधिकार। 6. धीमा आधुनिकीकरण। भारत का खनन क्षेत्र उत्पादक वैश्विक प्रवृत्तियों को अपनाने में धीमा रहा है। उदाहरण के लिए स्मार्ट खदानें आदि। भारत के खनन क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करने और औद्योगिक विकास को बाधित करने की अपार संभावनाएं हैं। इस आलोक में तेजी से प्रशासनिक मंजूरी सुनिश्चित करने की जरूरत है और खनन क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों जैसे नक्सलवाद आदि की जांच की जानी चाहिए। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6. शहरी भूमि उपयोग में जल निकायों के सुधार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भूमि सुधार मानव प्रेरित पर्यावरण परिवर्तन के सबसे परिणामी क्षेत्रों में से एक है। इस प्रकाश में शहरी भूमि उपयोग में जल निकायों के निम्नलिखित पर्यावरणीय परिणाम हैं। 1. जल पारिस्थितिकी को नुकसान। शहरी भूमि परिवर्तन से आवासीय, वाणिज्यिक भवनों का निर्माण होता है, जैसे कि जल निकायों के आसपास घर, रेस्तरां। जल पारिस्थितिकी का क्षरण होता है और पोषक तत्वों का प्रवाह। उदाहरण के लिए श्रीनगर में डल झील। 2. बाढ़ की बढ़ती घटनाएं।
जल निकाय अतिरिक्त वर्षा के लिए स्पंज के रूप में कार्य करते हैं। जल निकायों के सुधार के कारण बाढ़ की घटनाएं अधिक होती हैं। एक मामला मुंबई का है, जिसने 1970 से 2014 के बीच अपनी 71% आर्द्रभूमि खो दी। 3. प्रजातियां विलुप्त होना। तेलंगाना में हुसैन सागर झील के भूमि सुधार ने BOD को बढ़ाकर 116 मिलीग्राम लीटर कर दिया है। यह न केवल जलीय प्रजातियों के लिए बल्कि हवाई जीवों के लिए भी हानिकारक है। 4. पेयजल प्रदूषण। दूषित पदार्थों को बफर करने के माध्यम से जल निकायों का शुद्धिकरण प्रभाव होता है। जल निकायों के अतिक्रमण से जल स्तर में आर्सेनिक, तांबा, क्रोमियम जैसे हानिकारक रसायनों की सांद्रता होती है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में जल निकायों के अतिक्रमण से उच्च स्तर का आर्सेनिक प्रदूषण हुआ है। 5. पर्यावरणीय खतरे। तटीय क्षेत्रों में शहरी भूमि उपयोग के लिए जल पुनर्ग्रहण से भूकंप आदि की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जो मृदा द्रवीकरण और भूमि अवतलन के कारण होती है। पारिस्थितिकी को बनाए रखने में जल निकाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टि से अपशिष्ट जल उपचार, गैर अतिक्रमण, कम मानवजनित तनाव आदि के माध्यम से उनका संरक्षण एक अनिवार्य है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7. 2021 में ज्वालामुखी विस्फोट की वैश्विक घटना और क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके प्रभाव का उल्लेख करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट तब होता है जब एक सक्रिय ज्वालामुखी से लावा और गैस निकलती है, जो अक्सर विस्फोटक रूप से होती है। ज्वालामुखी का क्षेत्रीय पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जैसा कि 2021 में निम्नलिखित ज्वालामुखियों के उदाहरणों से देखा जा सकता है। 1. हंगा टोंगा हंगा हापई, दिसंबर 2021 में पनडुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। 2. ताल ज्वालामुखी, मनीला के पास ज्वालामुखी, अनुभवी 2021 में विस्फोट। 3. न्यारागोंगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इस ज्वालामुखी के हिंसक, विस्फोटक विस्फोट ने स्थानीय आबादी को प्रभावित किया, क्योंकि इसने दर्जनों लोगों की जान ले ली। 4. आइसलैंड का ज्वालामुखी तंत्र 2021 में फूटा था। विस्फोट बंद होने से पहले इसने महीनों तक घाटी को गहरे काले लावा से भर दिया था। 5. ला पाल्मा, कैनरी में ज्वालामुखी प्रणाली में 2021 में एक विस्फोटक ज्वालामुखी का विस्फोट देखा गया। स्थानीय पर्यावरण पर प्रभाव। 1. ज्वालामुखी की राख के ढेर आकाश के बड़े क्षेत्रों में फैल सकते हैं, जिससे दृश्यता कम हो जाती है। 2. ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर ज्वालामुखी बिजली की घटनाओं के साथ होते हैं। 3. ज्वालामुखी की राख आने वाले सौर विकिरण को दर्शाती है, जिससे तापमान में स्थानीयकृत शीतलन प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, माउंट क्राकाटाओ मिनी हिमयुगलाया। 4. ज्वालामुखी की राख को इस क्षेत्र की मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। 5. कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन गैस ज्वालामुखी की राख में जमा हो सकती है और क्षेत्रीय वातावरण को प्रदूषित कर सकती है, जिससे जानवरों और मनुष्यों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। 6. ज्वालामुखी विस्फोट क्षेत्र में भूकंप को प्रोत्साहित करने के लिए भी जाने जाते हैं। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी आग के प्रशांत क्षेत्र के आसपास हैं। हालांकि ज्वालामुखियों से बचा नहीं जा सकता है, उनके प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8. भारत को उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है? अपना उत्तर विस्तृत करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक उपमहाद्वीप एक महाद्वीप का एक हिस्सा है जिसकी विशिष्ट भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान है। भारत को एक उपमहाद्वीप माना जाता है क्योंकि 1. भूगोल। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारतीय भूभाग उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है, जो इसे एक अलग पहचान देता है। एक लंबी तटरेखा, एक बड़ा रेगिस्तान, थार, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं और बड़े मैदान, भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, एक शारीरिक विविधता जिसे केवल महाद्वीपीय पैमाने पर देखा जा सकता है। प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार भारत एक अलग प्लेट है जो यूरेशियन प्लेट से टकराकर हिमालय का निर्माण करती है। 2. जनसंख्या। भारतीय जनसंख्या विश्व में दूसरी सबसे बड़ी है, एशिया और अफ्रीका को छोड़कर किसी भी अन्य महाद्वीप की तुलना में बहुत अधिक। 3. अनेकता में एकता। भारत में अनेक जातियां, धर्म, जातियां आदि अनेक भाषाएं बोलने वाले, विभिन्न रीति रिवाजों का पालन करने वाले हैं, लेकिन एकता का एक तत्व सभी में दिखाई देता है। 4.
राजनीतिक पहचान। भारत स्वतंत्र संस्थाओं वाला सबसे बड़ा लोकतंत्र है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता इसे अपने आसपास के किसी भी अन्य देश से अलग बनाती है। 5. वनस्पतियों और जीवों में विविधता। भारत में सदाबहार वनों से लेकर पर्णपाती वनों से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों तक विस्तृत वनस्पतियां हैं। भारत में पाई जाने वाली कई पशु प्रजातियां स्थानिक हैं और दुनिया के किसी अन्य हिस्से में नहीं पाई जाती हैं। ऐतिहासिक रूप से यहाँ तक कि प्राचीन लोग भी भारत को एक अलग इकाई मानते थे, जो सिंधु के दक्षिण में स्थित संपूर्ण भूमि को भारत या जम्बूद्वीप के रूप में पहचानती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक उपमहाद्वीप के रूप में भारत की पहचान प्राचीन काल से भी अच्छी तरह से स्वीकार की जाती है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9. मुख्यधारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता का परीक्षण करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आदिवासी ज्ञान प्रणाली सदियों के अनुभव और सीख के माध्यम से वर्तमान समय में पारित बैंड समाजों में अंतरपीढ़ीगत ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि मुख्यधारा के ज्ञान और संस्कृति के विकास में समान विशेषताएं देखी जा सकती हैं। आदिवासी ज्ञान प्रणाली निम्नलिखित कारणों से अद्वितीय है। 1. वनों, वनस्पतियों और जीवों के साथ निरंतर निकटता के कारण जनजातीय समाजों को प्रकृति का समकालीन ज्ञान है। मुख्यधारा के समाज के कृषि आधार पर चले गए हैं और उनका सांस्कृतिक ज्ञान उनके आदिवासी अतीत के छापों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अब मौजूद नहीं है। 2. जहां मुख्यधारा की ज्ञान प्रणालियां चर्चा और वैज्ञानिक सत्यापन के माध्यम से विचारों के कठोर शोधन और पूछताछ पर आधारित हैं, वहीं जनजातीय तरीके ज्ञान के संरक्षण पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, अंडमान और निकोबार के आदिवासियों के बीच समुद्र की दीवार के बारे में जागरूकता ने उन्हें 2004 में सुनामी के खिलाफ मदद की। 3. जनजातीय ज्ञान प्रणालियों को गीतों और कहानियों में संग्रहित किया जाता है, जबकि मुख्यधारा के ज्ञान को किताबों और रिकॉर्डिंग में संरक्षित किया जाता है। 4. जनजातीय ज्ञान प्रणाली समुदाय के लिए एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देती है। मुख्यधारा के समाज में ज्ञान और परंपराएं विभाजित हो गई हैं। परंपराएं अध्ययन के तरीके के बजाय अध्ययन का विषय बन गई हैं। 5. जनजातीय ज्ञान प्रणाली गैर बहिष्करणीय है और समानता द्वारा चिन्हित है। मुख्यधारा की ज्ञान प्रणाली शिक्षा की लागत, पेटेंट संरक्षण, सामाजिक बहिष्कार आदि जैसी बाधाओं में फंसी हुई है, और मुख्यधारा के समाज परस्पर अनन्य प्रणाली नहीं है। लगातार बातचीत और आपसी निर्भरता ने दोनों को समृद्ध किया है। आगे का रास्ता आत्मसात करने के बजाय सलाद बाउल मॉडल के माध्यम से आपसी सीखने और संरक्षण के मिश्रण पर आधारित होना चाहिए। भारत की पारंपरिक ज्ञान दीदी पुस्तकालय पहल या आदिवासी पंचशील के नेहरूवादी मॉडल जैसी हाल की पहल कुछ अन्य दृष्टिकोण हैं। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10. भारत में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें अस्थायी पद सामान्य होते हैं और संगठन अल्पकालिक प्रतिबद्धताओं के लिए स्वतंत्र श्रमिकों को नियुक्त करते हैं। गिग इकोनॉमी निम्नलिखित तरीकों से भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में मदद कर सकती है। 1. गिग रोजगार अंशकालिक काम और लचीले कामकाजी घंटों की अनुमति देता है जो महिलाओं को रोजगार के साथ अपनी पारंपरिक भूमिकाओं, गृहिणी और देखभाल करने वाले, को संतुलित करने की अनुमति देता है। 2. घर से काम WFH और प्रौद्योगिकी के पूरक गिग रोजगार ने यात्रा और रात की पाली के दौरान सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित किया है। साथ ही टियर 2 और 3 शहरों में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आए हैं। 3. यह महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार कार्य बल में शामिल होने और छोड़ने की अनुमति देने के लिए ऑन डिमांड कार्य प्रदान करता है। 4. गिग रोजगार महिलाओं को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करता है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और निर्णय लेने की शक्ति देता है जो सभी महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। हालांकि गिग इकोनॉमी अपने स्वयं के बाधाओं के साथ आती है, जैसे 1. गिग इकोनॉमी विशुद्ध रूप से मांग और आपूर्ति के बाजार सिद्धांत पर काम करती है। यह मनुष्य को केवल एक अन्य संसाधन के रूप में देखता है। आसानी से बदलने योग्य कम कौशल वाले गिग मजदूरों का नियोक्ताओं द्वारा शोषण किया जाता है। काम की उपलब्धता और करियर की स्थिरता को लेकर भी निश्चितता का अभाव है। 2. लाभों की कमी,
फ्लेक्सी कर्मचारी आमतौर पर न्यूनतम मजदूरी, बीमा, पीएफ, सेवानिवृत्ति योजना, सवैतनिक अवकाश, मातृत्व लाभ आदि के हकदार नहीं होते हैं। 3. वेतन अंतर। स्थायी कर्मचारियों के पास यात्रा भत्ता जैसे ग्रेड पे प्लस लाभ होते हैं, आदि। गिग श्रमिकों को काम की मात्रा के अनुसार सख्ती से भुगतान किया जाता है। 4. प्रतिबंधित विकास। कम कौशल वाले गिग कार्यकर्ता संगठनात्मक पदानुक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता है। अल्पावधि में गिग इकोनॉमी महिला श्रम बल की भागीदारी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने की दिशा में एक कदम हो सकता है, लेकिन लंबे समय में अपस्किलिंग के अवसरों के साथ पूर्वानुमेय और औपचारिक रोजगार की आवश्यकता होती है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11. उदारवादियों की भूमिका ने किस हद तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार तैयार किया? टिप्पणी। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। नरमपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती समर्थक और नेता थे। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय अधीनता और इसके सुधार की आवश्यकता को मुखर करने के लिए याचिकाओं, पूछताछ और बहस के तरीकों का इस्तेमाल किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के आधार को व्यापक बनाने में नरमपंथियों की भूमिका। 1. उदारवादियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के विकास के लिए वैचारिक आधार प्रदान किया। उदाहरण के लिए, दादा भाई नौरोजी की औपनिवेशिक शासन की आर्थिक आलोचना ने भारत में ब्रिटिश शासन की शोषक प्रकृति के बारे में दृढ़ विश्वास पैदा किया। 2. गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने राष्ट्र की स्थिति और ज़रूरतों के बारे में जानने के लिए उन्हें भारत की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। गांधी बाद में दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े जन आंदोलनों को उत्प्रेरित करेंगे। 3. नरमपंथियों ने देश के कोने कोने में भारतीयों के समान राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की समझ पैदा की। 4. भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जैसे परिषद सुधारों ने भारतीयों के लिए राजनीतिक भागीदारी के दायरे का विस्तार किया। 5. नरमपंथियों के तरीकों की सफलता की कमी, अनजाने में उग्रवादी गुट के उदय को उकसाया, जिसने स्वदेशी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जनता को जगाया। हालांकि जनता को संगठित करने में नरमपंथियों की उपलब्धि सीमित थी, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। 1. नरमपंथी वकीलों जैसे पेशेवरों की समरूप पृष्ठभूमि से आए थे। 2. उन्होंने जनता का न तो वास्तविक और न ही वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। 3. बहुत से नरमपंथी ब्रिटिश शासन के मूलभूत रूप से अच्छे स्वरूप के बारे में आश्वस्त थे, जो आम गरीबों के लिए इसके गंभीर परिणामों से अनजान थे। 4. नरमपंथियों की अकर्मण्यता के कारण जन राजनीति को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण सूरत कांग्रेस में विभाजित हो गई और राष्ट्रीय राजनीति में वर्षों की निष्क्रियता बनी रही। भारत की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने में नरमपंथियों द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम को जन आधार प्रदान करने में उनकी भूमिका सीमित थी। जब तक महात्मा गांधी नामक घटना घटित नहीं हुई, तब तक भारतीय जनता को स्वतंत्रता संग्राम में एक आवाज़ और एक चेहरा नहीं मिला। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12. असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को सामने लाएं। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। रचनात्मक कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम के निष्क्रिय चरण के दौरान शुरू किए गए महात्मा गांधी की सामाजिक कार्य पहल है। कहा जाता है कि रचनात्मक कार्यक्रमों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने, स्वराज के अर्थ को व्यापक बनाने और संघर्ष के अगले चरण की तैयारी में भूमिका निभाई है। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य शामिल थे। 1. असहयोग आंदोलन से पहले होमरूल लीग के सदस्यों से बनी सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था। हड़ताल के तरीकों को उपवास और प्रार्थना के साथ जोड़ा गया था। 2. चरखा, खादी भंडारों के प्रयोग द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। 3. गांवों में आश्रमों के नेटवर्क के माध्यम से संदेश और प्रतीकवाद में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। 4. निम्न जातियों और आदिवासियों के बीच काम करके अस्पृश्यता को दूर करने का काम किया गया। उदाहरण के लिए, बारडोली से आग्रह। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा निभाई गई भूमिका। 1. खादी के उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्वयंसेवकों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जमीनी कार्यकर्ताओं और समर्थन प्रदान किया। 2.
असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम ने आंदोलन के स्थगन से निराशा के मद्देनज़र लोगों के जोश को बनाए रखा। 3. रचनात्मक कार्यों ने जाति और वर्ग बाधाओं के पार राष्ट्रीय आंदोलन की पहुंच का विस्तार किया। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए कैडर प्रदान किया, उनके लिए प्रशिक्षण क्षेत्र बनाया और राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13. 2 विश्व युद्धों के बीच लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। कथन का मूल्यांकन करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। विश्व युद्धों का विश्लेषण संकट के कारणों और कारकों के कई दृष्टिकोणों से किया गया है। इसके बाद की घटनाओं के आलोक में अंतर युद्ध के वर्षों में लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली को चुनौती एक मूलभूत चुनौती थी। अंतर युद्ध के वर्षों में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के लिए कई चुनौतियां सामने आईं, जैसे 1. जर्मनी में सत्ता में हिटलर का उदय कमजोर संस्थागत जांचों के बीच था। नाजी पार्टी जल्द ही जर्मनी की एकमात्र राजनीतिक पार्टी बन गई। साम्यवाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। संविधान को निलंबित कर दिया गया था। 2. अल्पसंख्यक अधिकारों की खराब अवधारणा ने यहूदियों और रोमनियों के जातीय लक्ष्यीकरण और लेबेंसराम जैसे साम्राज्यवादी विचारों के विकास की सुविधा प्रदान की। 3. पूंजीवादी गुट के देशों द्वारा साम्यवाद के प्रति राजनीतिक असहिष्णुता ने जर्मन ज्यादतियों की निगरानी की, जैसे म्यूनिख समझौते में। 4. स्पेनिश गृहयुद्ध राष्ट्रवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच अनसुलझे राजनीतिक संघर्ष का परिणाम था। 5. अति राष्ट्रवाद और भर्ती के उदय ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैन्यवाद को बढ़ावा दिया। 6. इटली में मुसोलिनी के अधीन फासीवादियों के उग्रवादी उदय को उदार वर्गों का समर्थन प्राप्त था। हालांकि लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली के लिए चुनौतियां केवल अंतर युद्ध के वर्षों तक ही सीमित नहीं थीं। 1. जर्मनी में लोकतांत्रिक परंपराएं बिस्मार्क के दिनों से कमजोर थीं। 2. संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक के समय के प्रमुख लोकतंत्र उपनिवेशवाद का अभ्यास कर रहे थे, जो मूल रूप से लोकतांत्रिक आदर्शों के विपरीत है। 3. आर्थिक और वैचारिक कारणों से पूंजीवादी देशों के स्वार्थ और जर्मनी और इटली में तानाशाही शासनों के समर्थन की ब्रिटेन, फ्रांस आदि में घरेलू लोकतांत्रिक वैधता थी। अंतर युद्ध काल में लोकतांत्रिक मूल्यों का संकट देखा गया, जैसा कि हम आज उन्हें समझते हैं। लोकतांत्रिक कमियों ने सक्रिय रूप से दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर किया। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14. विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षेप में उल्लेख कीजिए और स्थानीय मौसम स्थितियों पर उनके प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक पर्वत श्रृंखला संरेखण में समानता वाले पहाड़ों या पहाड़ियों की एक अनुक्रमिक श्रृंखला है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला और रॉकी पर्वत श्रृंखला शामिल हैं। इन श्रेणियों के संरेखण और स्थानीय मौसम की स्थिति पर उनके प्रभाव को इस प्रकार देखा जा सकता है। ए. हिमालय 1. हिमालय एक चाप के आकार में पश्चिम से पूर्व तक 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2. वे भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बती पठार से बहने वाली ठंडी, शुष्क हवाओं से बचाते हैं। 3. यह मानसूनी हवाओं के लिए बाधा के रूप में कार्य करता है, जिससे भारत में वर्षा होती है। यह तकलामकान और गोबी रेगिस्तान के लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि वे वर्षा छाया क्षेत्र में आते हैं। बी. आल्प्स 1. यह यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला प्रणाली है, जो 1200 किमी पश्चिम से पूर्व तक 8 अल्पाइन देशों में फैली हुई है, जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली आदि। 2. यह दक्षिण में वर्षा पैटर्न को प्रभावित करती है। यूरोप और यूरेशिया। 3. आल्प्स स्थानीय हवाओं जैसे फोहेन, मिस्ट्रल आदि की उपस्थिति और दिशा को प्रभावित करते हैं। सी. एटलस 1. एटलस पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के माध्यम से फैली हुई है। 2. यह भूमध्यसागरीय क्षेत्र को सहारा मरुस्थल से अलग करता है। 3. यह नमी से भरी हवाओं को पकड़कर उनके और भूमध्य सागर के बीच के क्षेत्र में उच्च वर्षा का कारण बनता है। 4. वे वर्षा छाया के रूप में भी कार्य करते हैं, सहारा के रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्षा को रोकते हैं। डी. एंडीज 1. वे दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। 2. वे 7 दक्षिण अमेरिकी देशों के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं।
3. एंडीज का उत्तर, पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग बरसाती और नम है। 4. एंडीज अटाकमा रेगिस्तान के लिए वर्षा छाया के रूप में कार्य करता है। द रॉकीज। 1. रॉकीज ब्रिटिश कोलंबिया के सबसे उत्तरी भाग से दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैक्सिको तक फैले हुए हैं। 2. आकार और स्थान गर्म हिमभक्षी चिन्हुक हवाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3. रॉकी प्रशांत महासागर से नमी वाली हवाओं को पकड़ लेते हैं और दक्षिण पश्चिम उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानों में वर्षा छाया प्रभाव देते हुए इसके हवा वाले हिस्से में पर्याप्त वर्षा करते हैं। पर्वत श्रृंखलाएं स्थानीय मौसम पैटर्न और लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस कारण से वे न केवल भूगोल बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15. आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों के पिघलने से पृथ्वी पर मौसम के मिजाज और मानवीय गतिविधियों पर अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है, समझाना। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आर्कटिक एक महासागर है जो बारहमासी समुद्री बर्फ की पतली परतों से ढका है और भूमि से घिरा हुआ है, जबकि अंटार्कटिका बहुत मोटी बर्फ की टोपी से ढका एक महाद्वीप है। दोनों में बर्फ और ग्लेशियरों का पिघलना मौसम के पैटर्न और मानवीय गतिविधियों को अलग तरह से प्रभावित करता है, जैसा कि नीचे देखा गया है। आर्कटिक 1. आर्कटिक के गर्म होने का संबंध वैज्ञानिकों द्वारा जेट स्ट्रीम के धीमा होने और दक्षिण की ओर इसके लूपिंग से संबंधित देखा गया है। 2. आर्कटिक में बर्फ के पिघलने ने ENSO चक्र को अनिश्चित बना दिया है और एल नीनो घटनाओं का उच्च उद्भव हुआ है। 3. आर्कटिक की बर्फ का पिघलना सेंट्रल पैसिफिक ट्रेड विंड इंटेंसिफिकेशन से जुड़ा है, जो अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कमजोर होना है। 4. आर्कटिक की बर्फ के पिघलने से मध्य अक्षांशों में चरम मौसमी घटनाएं होंगी। 5. आर्कटिक की बर्फ के पिघलने से वैश्विक व्यापार के लिए उत्तरी सागर मार्ग खुल सकता है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। 6. मूल आबादी के लिए निर्वाह शिकार, मछली पकड़ने और पशुपालन के अवसरों में कमी। 7. तापमान में वृद्धि से ठंडे मौसम में रहने के लिए अनुकूलित लोगों में शारीरिक तनाव पैदा होने की संभावना है। अंटार्कटिक 1. अंटार्कटिक में ग्लेशियरों के पिघलने से अटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन धीमा हो जाएगा, जिससे खाड़ी की धारा बाधित हो जाएगी। 2. अंटार्कटिक के गर्म होने से उत्तरी अटलांटिक में सर्दियां ठंडी और गर्मियां होंगी। 3. अंटार्कटिक ग्लेशियरों का पिघलना यूरोप में चरम मौसम की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। 4. अंटार्कटिका सर्कमपोलर कट का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को बढ़ा सकता है। 5. अंटार्कटिक ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का स्तर काफ़ी हद तक बढ़ सकता है, जिससे लोग सिड्स पर प्रभावित हो सकते हैं। 6. अंटार्कटिक ग्लेशियरों के पिघलने से तटीय कटाव और तूफान की घटनाओं में वृद्धि होगी, जिससे तटीय लोगों के लिए जीवन आजीविका का नुकसान होगा। आर्कटिक और अंटार्कटिक में बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से मनुष्यों के साथ साथ वैश्विक मौसम पैटर्न के लिए अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए स्थायी दृष्टिकोण अपनाना समय की मांग है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16. विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। खनिज तेल दुनिया भर में असमान रूप से वितरित किया जाता है। खनिज तेल के अत्यधिक सामरिक महत्व और दुनिया भर में इसके एक तरफा वितरण के कई बहुआयामी निहितार्थ हैं, जैसे 1. आर्थिक निहितार्थ, दुनिया भर में खनिज तेल का असमान वितरण आयात के लिए मुद्रास्फीति जैसे आर्थिक परिणामों की ओर जाता है। देश, उदाहरण के लिए भारत तेल की कीमतों में वैश्विक झटके के लिए अतिसंवेदनशील है। 2. क्षेत्रीय संघर्ष, चूंकि खनिज तेल संसाधन सामरिक प्रकृति का है, इसके असमान वितरण से क्षेत्र के नियंत्रण पर भारी शक्ति संघर्ष होता है। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व के तेल समृद्ध क्षेत्रों में विवाद। 3. ऊर्जा सुरक्षा, खनिज ऊर्जा संसाधनों के असमान वितरण ने तेल की कमी वाले देशों में उच्च स्तर की ऊर्जा असुरक्षा पैदा कर दी है। यह सीधे उनकी सामरिक स्वायत्तता को भी प्रभावित करता है। 4. राजनयिक उत्तोलन, महत्वपूर्ण खनिज तेल संसाधन का एक तरफा वितरण राजनयिक लाभ के लिए इसकी उपलब्धता का लाभ उठाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिए तेल के लिए मध्य पूर्व पर भारत की प्रमुख निर्भरता इसे भारत पर एक राजनयिक सौदेबाजी प्रदान करती है।
5. व्यापार संतुलन। खनिज तेल संसाधनों का असमान वितरण आयातक और निर्यातक देशों के बीच व्यापार संतुलन को प्रभावित करता है। यह बदले में देश के विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करता है। 6. विकास। खनिज तेल के असमान वितरण के कारण भी दुनिया भर में असमान विकास हुआ है। आयात की कीमतों में वृद्धि सीधे तौर पर कल्याणकारी उद्देश्यों पर खर्च करने की सरकार की क्षमताओं को बाधित करती है। 7. तेल अर्थव्यवस्था में निहित स्वार्थ में स्वच्छ ऊर्जा के संक्रमण में देरी और विश्व उद्योग को डिकार्बोनाइज करने की क्षमता है। इस प्रकार खनिज तेल संसाधनों का असमान वितरण आर्थिक से लेकर ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने तक के विभिन्न प्रभावों की ओर जाता है। यह सामग्री और भूगोल दोनों के मामले में भारत को अपनी ऊर्जा टोकरी में विविधता लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17. भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हैं? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भारत में आईटी उद्योग भारत के प्रमुख महानगरीय शहरों जैसे बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई आदि में केंद्रित हैं। इन शहरों में आईटी उद्योगों की अलग अलग एकाग्रता के कई सामाजिक आर्थिक निहितार्थ हैं जैसे 1. आर्थिक सशक्तिकरण। आईटी का विकास प्रमुख शहरों में उद्योगों ने आर्थिक सशक्तिकरण, उच्च रोजगार के अवसरों के माध्यम से नए मध्यम वर्ग के उदय और सहायक व्यवसायों के विकास का नेतृत्व किया है। 2. लिंग समानता। चूंकि प्रमुख शहरों में गुणवत्तापूर्ण नौकरियों में महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी तुलनात्मक रूप से अधिक है, आईटी उद्योगों के विकास के कारण इससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण हुआ है। 3. सांस्कृतिक परिवर्तन। प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों की एकाग्रता में भी सांस्कृतिक परिवर्तन देखे गए हैं। पश्चिमी भाषा को स्वीकार करने की दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव, एकल परिवारों में वृद्धि, भोजन के विकल्पों में बदलाव और मनोरंजन के तरीकों में बदलाव देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु की कैफे संस्कृति। 4. सामाजिक बुनियादी ढांचा। आईटी उद्योगों के विकास ने सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया है। यह स्कूलों, अस्पतालों आदि की उच्च उपलब्धता में देखा जा सकता है। 5. प्रवासन। चूंकि ये शहर ज्ञान अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गए हैं, इसलिए युवाओं में वरिष्ठ नागरिकों को पीछे छोड़कर बेहतर करियर के अवसरों के लिए इन शहरों में प्रवास करने के लिए एक उल्लेखनीय प्राथमिकता है। 2 to 3 शहर। 6. असंतुलित विकास। कुछ शहरों में आईटी उद्योग के संकेंद्रण के कारण कई टियर 2, टियर 3 शहरों की उपेक्षा हुई है। इसने देश में एक अस्वस्थ विकास विभाजन पैदा कर दिया है। आईटी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के बीच वेतन का भी बहुत बड़ा अंतर है। 7. सुरक्षा चुनौतियां। देर रात की कार्य संस्कृति, संपन्नता में वृद्धि ने चोरी, छेड़खानी आदि की घटनाओं के साथ साथ नागरिकों और प्रशासन के लिए सुरक्षा चुनौतियों को समान रूप से बढ़ा दिया है। आईटी उद्योगों का विकास देश के लिए वरदान बनकर आया है। इसके विकास को टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए, ताकि बढ़ती ज्ञान अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18. जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए तथा भारत में उन्हें प्राप्त करने के उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिकी कार्यक्रम है जो परिवार, समुदाय, राष्ट्र और विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन प्रदान करता है। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य जनसांख्यिकीय स्थितियों के प्रति छात्रों में तर्कसंगत और जिम्मेदार दृष्टिकोण, व्यवहार विकसित करना है। जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य हैं: 1. यह समझने में मदद करता है कि परिवार के आकार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या सीमा राष्ट्र में जीवन की उच्च गुणवत्ता के विकास की सुविधा प्रदान कर सकती है। 2. मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पर जनसंख्या प्रवृत्तियों के प्रभाव की समझ विकसित करना। 3. यह समझने में मदद करता है कि एक छोटा परिवार आकार व्यक्तिगत परिवार के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। 4. वैज्ञानिक और चिकित्सा प्रगति की समझ विकसित करना, जिससे अकालों, बीमारियों और अंततः मृत्यु पर बढ़ते नियंत्रण और इस प्रकार मृत्यु दर और जन्म दर के बीच असंतुलन पैदा हो सके। उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपाय। भारत 1952 में अपनी जनसंख्या नीति की स्पष्ट रूप से घोषणा करने वाला पहला देश था। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दर को कम करना था।
1. सरकार ने कुल प्रजनन दर को 2.1 प्रतिस्थापन दर तक कम करके सामाजिक रूप से वांछनीय दिशा में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। 2. सरकार ने गर्भनिरोधक उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। 3. सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना NFPIS शुरू की है, जिसके तहत नसबंदी के बाद होने वाली मौतों, जटिलताओं और विफलताओं की स्थिति में ग्राहकों का बीमा किया जाता है। 4. परिवार नियोजन सेवाओं के प्रदाता आधार को बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों की सुविधाओं का प्रत्यान। 5. सरकार गर्भ निरोधकों की डिलीवरी प्रदान करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को परिवार नियोजन के बारे में शिक्षित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं का उपयोग कर रही है। 6. बच्चों के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए छोटे परिवार, प्रजनन, जीव विज्ञान आदि के लाभों के बारे में बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। भारत के 2027 तक चीन को पछाड़कर सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने का अनुमान है। यह विशाल जनसंख्या यदि ठीक से काम नहीं की गई तो अभिशाप बन सकती है। इसलिए नीति निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे नीतियों को तैयार करने के लिए जनसंख्या शिक्षा पहल को अपनाएं और लोगों को उनके बारे में शिक्षित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह विशाल आबादी एक संपत्ति के रूप में बनी रहे। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19. क्रिप्टोकरेंसी क्या है? यह वैश्विक समाज को कैसे प्रभावित करता है? क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रहा है? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी या क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित एक आभासी मुद्रा है। इसे एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां व्यक्तिगत स्वामित्व रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत डेटाबेस में संग्रहीत किए जाते हैं। क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है और सरकारी एजेंसियों के नियंत्रण से मुक्त है। क्रिप्टोकरेंसी एक नई उभरती हुई तकनीक है जो लोगों के मौद्रिक लेन देन करने के तरीके में क्रांति ला रही है। क्रिप्टो ने वैश्विक समाज को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित किया है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है। 1. क्रिप्टोकरेंसी का बढ़ता उपयोग आर्थिक रूप से वैश्विक समाज को एकीकृत कर रहा है। वर्तमान में दुनिया विभिन्न मुद्राओं के संदर्भ में विभाजित है। क्रिप्टो इस विभाजन को दरकिनार कर देता है और तेजी से लेन देन का एक मांग वाला तरीका बनता जा रहा है। 2. क्रिप्टोकरेंसी मुद्रा जारी करने की संप्रभु शक्ति को छीन लेती है। इस प्रकार आर्थिक नीति को अप्रभावी बनाना और नागरिक और सरकार के बीच के बंधन को कमजोर करना। 3. क्रिप्टो में लेन देन सस्ते और तेज होते हैं। इस प्रकार यह पूंजी को अधिक गतिशील, अस्थिर बना देता है, जो समष्टि आर्थिक स्थिरता और परिणामी सामाजिक परिणामों के लिए जोखिम पैदा करता है। 4. क्रिप्टोकरेंसी एक नए एसेट क्लास, सोने का विकल्प, के रूप में उभरी है। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में उतार चढ़ाव ने राजा और भिखारी दोनों को बना दिया है। 5. क्रिप्टो का उपयोग आतंकवादी संगठन, ड्रग कार्टेल द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी के लिए किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्रिप्टोकरेंसी में गुमनामी से समाज में अपराध बढ़ने की संभावना है। 6. क्रिप्टो की बढ़ती स्वीकार्यता के साथ जो लोग डिजिटल रूप से अनपढ़ हैं, वे पीछे छूट रहे हैं। इस प्रकार यह असमानता में अनुपातहीन वृद्धि का कारण बन सकता है। भारतीय समाज पर क्रिप्टो का प्रभाव। क्रिप्टो अभी भी भारत में एक प्रारंभिक चरण में है, इसके भविष्य के बारे में एक बड़ी अनिश्चितता के साथ। जैसा कि RBI ने शुरू में 2018 में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया था। भारतीय समाज पर क्रिप्टो के प्रभाव निम्नलिखित हैं। 1. क्रिप्टोकरेंसी के उदय के साथ एक नया क्रिप्टो समुदाय उभरा है, जिसमें शौकिया निवेशक, पेशेवर और समाज में नौकरियां शामिल हैं। उदाहरण, कई क्रिप्टो एक्सचेंज सामने आए हैं। 2. भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। हालांकि लोगों को रूपांतरण, प्रसंस्करण शुल्क और क्रिप्टो में स्विच करने पर पैसे का नुकसान होता है, इससे लोगों को इन खर्चों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। 3. एक संपत्ति के रूप में क्रिप्टोकरेंसी ने अतीत में भारी रिटर्न की पेशकश की है, इसलिए भारतीय युवाओं में इन अस्थिर संपत्तियों में निवेश करने के लिए यह एक सनक बन गया है। इससे जुड़े जोखिम को नज़रअंदाज कर दिया गया है। 4. भारत रैनसमवेयर हमलों जैसे वानाक्रय आदि का शिकार हो गया और फिरौती को क्रिप्टो में एकत्र किया गया। डिजिटल जबरन वसूली की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है। क्रिप्टोकरेंसी के पीछे अंतर्निहित प्रौद्योगिकी की क्रांतिकारी क्षमता का उपयोग करने के लिए
इसके नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए एक उचित नियामक ढांचे की आवश्यकता होती है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20. भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है? इसमें होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। सहिष्णुता, सामूहिकता, आध्यात्मिकता, अहिंसा आदि जैसे कुछ सामाजिक मूल्य प्राचीन काल से हमारी पारंपरिक मूल्य प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। भारतीय समाज ने पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता बनाए रखी है। 1. परिवार की संस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि पारंपरिक मूल्य समाजीकरण के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले। 2. त्योहारों का सामूहिक उत्सव भाईचारे, पवित्रता, बुराई पर अच्छाई की जीत आदि जैसे मूल्यों को पुष्ट करता है। 3. समारोहों से लेकर भजन कीर्तन आदि तक सामाजिक समारोह विचारों और मूल्यों को साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं। 4. कभी कभी अंतर्जातीय विवाहों ने सामुदायिक मूल्यों को संरक्षित करने में मदद की है। भारत निम्नलिखित कारणों से पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता बनाए रखने में सक्षम रहा है। 1. लचीलापन, भारतीय संस्कृति अलग अलग और यहाँ तक कि अलग अलग दृष्टिकोणों को समायोजित करने में लचीली रही है। 2. विकास, भारतीय मूल्य प्रणाली समय के साथ प्रगतिशील तत्वों को अपनाने और प्रतिगामी प्रथाओं को छोड़ने के साथ विकसित हुई है। उदाहरण के लिए, भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 3. विभिन्न मूल्यों और संस्कृति को आत्मसात करना, भारत आने पर विदेशियों का भारतीयकरण हो गया। उदाहरण के लिए, सीथियन और मुगल। 4. विभिन्न युगों में बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुज, गुरु नानक आदि संतों ने हमेशा भौतिकवाद पर आध्यात्मिकता, आक्रामक प्रभुत्व पर शांतिपूर्ण से अस्तित्व पर जोर दिया। हालांकि तकनीकी, राजनीतिक और आर्थिक ताकतों के प्रभाव में सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं। निम्नलिखित परिवर्तन हो रहे हैं। 1. सहिष्णुता की गिरावट, गुरुग्राम में नमाज के मुद्दे और हरिद्वार धर्म संसद जैसी घटनाएं बढ़ती असहिष्णुता की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। 2. व्यक्तिवाद का उदय और सामूहिक मूल्यों में गिरावट, भौतिकवाद और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने व्यक्तिगत लक्ष्यों की स्वार्थी खोज में वृद्धि की है, जबकि समाज की सामूहिक आवश्यकता को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। 3. परिवार का एकलकरण और एक संस्था के रूप में संयुक्त परिवार का पतन। 4. आधुनिक शिक्षा ने प्रगतिशील मूल्यों जैसे लैंगिक समानता, जाति के आधार पर भेदभाव न करना आदि को मूल्य प्रणाली का हिस्सा बना दिया है। 5. सूचना प्रौद्योगिकी ने सूचना के त्वरित हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है और समाजीकरण के पारंपरिक तरीके को अप्रचलित बदल दिया है। अब सोशल मीडिया हमारे सामाजिक मूल्यों को अच्छे और बुरे दोनों तरह से प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए, मीटू अभियान या हाल ही में बुल्ली बाई का मामला। हालांकि आधुनिकीकरण की ताकतों ने भारतीय पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के संतुलन को बदल दिया है। हालांकि दोनों के बीच बातचीत गतिशील है। वसुदेव कुटुंबकम जैसे पारंपरिक भारतीय मूल्य दुनिया में सद्भाव बनाए रखने में उनके महत्व और उनकी भूमिका पर जोर देते हैं। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं।